हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, और वो भी आप मान के चलिए किसका है, आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आपके पास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर फोकस करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा कि सर हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये चीज़ें आएंगी। तो जनरली हमारे पास क्या होंगे कि आपके पास वैसे तो 8 टाइप की रिएक्शन होती है जनरल बोल रहे हैं, वैसे आपके पास और भी ज़्यादा मिल जाएंगी आपके पास। ठीक है, हम लोग जो कम से कम एक बात करके चलेंगे भाई, 4 टाइप तो बेसिक हम लोग पढ़ के चलेंगे, और फिर जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे तो चैप्टर में जाकर अपने वहाँ पर भी हम लोग रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि सर कौन कौन सी रिएक्शन किस किस तरह से आएगी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी कि किसी चीज़ को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं, या उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एडिशन रिएक्शन मिलेगा, फिर एलिमिनेशन मिलेगा, एडिशन मिलेगा, एलिमिनेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसी आपके पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रिंग एक्सपेंशन है, कई चीज़ें आपके पास यहाँ पर काउंट होने वाली है। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे कि आपके पास पहले कौन सी लेके चलनी है, फिर कौन सी लेके चलनी है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे तो आपके पास डिफरेंट हम लोग बेसिक 4 रिएक्शंस के बारे में यहाँ पढ़ के चलेंगे, और वो होंगी कौन कौन सी 4 रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो कौन कौन सी रिएक्शन आप जनरली यहाँ डिस्कस करने वाले हो। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, एलिमिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, और रीअरेंजमेंट की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला पार्ट अपन रखेंगे आपके पास किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट यानी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एक को हटा के दूसरे को लगाने वाली रिएक्शन को जनरली क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जनरली एक को हटा के दूसरे लगाने वाला कंसेप्ट क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट का बोले मतलब रिएक्टेंट, ये यहाँ पर कोई बेटर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पहले से अटैच है इसके साथ इस तरह से। अब इसकी जगह हट के कोई नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाए और इसमें कोई चेंज ना आए, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप लोग बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस समझ में आती है। वो हो सकता है कि वो इन्वर्जन भी हो जाए इस तरह से, तो वो हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, उससे हमें पता लगेगा कि आपके पास कौन सी रिएक्शन है, किसके बारे में आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास कितने टाइप की होंगी, कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आप कहते हैं कि कोई भी हमारे पास RX ग्रुप है, RX अल्काइल हैलाइड होगा कोई भी, ये यहाँ मैं डिस्कस करूँगा आपके पास। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, डजंट मीन वो कौन सा है। ठीक है, पर वहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा होगा, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अगर आप इसको किससे करते हो, किसी भी आपके पास किससे करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास RX है और किसी भी आपके पास ऐसे हम लोग रिएक्शन से करते हैं, मान लीजिए हम लोग कोई Y ले लेते हैं, ठीक है, और इसको डिस्प्लेस करके आपके पास यहाँ क्या आ जाए, Y आ जाए, आपके पास X बाहर निकल जाए। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी आपके पास, जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पहला चैप्टर पूरा इसी बेस्ड है, फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो इसी रिएक्शन पे बेस्ड है पूरा। कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास क्या होगी, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे और फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। कि अगर आप लोग यहाँ बात करते हो कि सर ये ही जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो कितने टाइप की जनरली रिएक्शन होती है, तो आप सबसे पहले कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आप कहोगे सर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आप कहोगे सर आपके पास आती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करके या डिस्प्लेसमेंट कह लो आप। अब यही पार्ट क्या है, जो रिएक्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, यही आपको चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो आप लोग जब आप इसको करोगे तो आपको एक एक रिएक्शन आपके पास नोट करके चलनी है, चैप्टर से टैली करके चलना है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसी रिएक्शन हमने कहीं पढ़ी हुई थी या नहीं पढ़ी थी, ताकि वहाँ पर दिक्कत आपको ना आए। क्लियर है। मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चार्ट भी बना दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ सर इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पहली यूनिट से ही आप लोग, यानी फर्स्ट इसी पोर्शन से आप लोग जितने भी कहते हैं ना कन्वर्जन्स होंगे, वो आप लोग सब कर सकते हो इसी से ही। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जनरली हम 4 टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 2 आज डिस्कस करेंगे और 2 कल डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग करेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात,
और ऐड करेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो उसमें जितने भी एग्जांपल आते हैं हमारी तरफ से, जितने भी एग्जांपल वहाँ टैली होंगे, जो भी मैकेनिज्म हमारे पास वहाँ टैली होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिर बाद में बीच बीच में जहाँ भी मैकेनिज्म यूज़ होगा वहाँ उसके मैकेनिज्म को जरूर टैली करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये देखिएगा सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप बता रहे थे कि आप लोग किस तरह से यहाँ टैली कर सकते हैं, किस तरह से नहीं यहाँ टैली, सॉरी आपके पास टैली नहीं कर सकते। तो उनके बारे में अगर यहाँ डिस्कस करते हैं कि कोई भी RX है, अगर किसी भी एक्वस केज के साथ, मान लीजिए हमारे पास क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि मेरे पास कोई RX था और इसको मैं एक्वस केज के साथ करा दूँ, एक्वस, ध्यान रखना। तो एक्वस का नेचर होगा कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो आपको पता है कि दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, आपके पास ROH और प्लस में KX बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग जनरली नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर कौन से सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, या आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो आप बताओगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, हमें कैसे पता लगेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हमें कैसे पता लगेगा ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए आपको आइडिया दिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करके फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं, किस तरह से इसको टैली करके चलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगी, और किस तरह से आप इसको अपने आइडिया में चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले लेके चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि सर अगर कोई पूछ ले तो आपको फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर लेना है, जो आपके पास हेलोएल्केन हेलोरीन का है, ठीक है। आप वहाँ से इसको टैली कर सकते हो। शुरू के पार्ट में आपके पास सिर्फ क्या मिलेंगे, शुरू के पार्ट में आपके पास नोमेनक्लेचर मिलेगा, उसी के बाद आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, जो लगभग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। तो जैसे हमने अभी आपके पास लिया था RX ले लो, आप इसको एक्वस KH से करा दो, क्या बोल रहा हूँ, एक्वस KH, तो आपके पास क्या बनेगा, ROH प्लस में KX बाहर निकल जाएगा, राइट, ROH प्लस में KX बाहर निकल जाएगा। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, सर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, एक्वस KH ले लो, तो एक्वस में क्या होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी पोलैरिटी डेवलप होती है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की खास टेंडेंसी होती है पीछे से अटैक करने की, ये पीछे से नहीं जनरली कहते हैं परपेंडिकुलरली अटैक करना। तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमारे पास ये कैरेक्टर मिलता है सर CH3, यहाँ पर आपके पास OH और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा, राइट, ठीक है। ये टर्म आपके पास ऐसे भी हो सकती थी कि CH3 CH2 Cl, यहाँ एक्वस KH के साथ कर दो, ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछ ले CH3 CH2, यहाँ OH आ रहा है और ये आपके पास KCl आ रहा है। इसको हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी काउंट करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, कहता ऑफ एल्कोहल, तो वहाँ भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल करोगे। तो कई बार कैरेक्टर पूछे जाएंगे, जनरली आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो हम लोग इसको नाम देंगे किसका, SN2 रिएक्शन का, किसका नाम देंगे, SN2 रिएक्शन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये हो गया आपके पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बात समझ में आ गई। तो हमें कैसा लगा, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो दो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट अगर 2 है तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। बस समझ में आ गई। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, क्योंकि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ, इसको आप लोग रिप्लेस करके इसको रिप्लेस करके इसको ऐड कर रहे हो, तो दैट इज आपके पास क्या हो गया कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसको हम लोग नाम देते हैं SN1 का। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि सर मेरे पास इस तरह से था, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ आपके पास क्या दिखा दूँ, मान लीजिए आपके पास Br दिखा दूँ, और यहाँ हम लोग एक्वस KH ले लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी दिखाते हैं तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल की खास टेंडेंसी है किसकी, बैक बॉन्ड अटैक करना या परपेंडिकुलरली अटैक करना। क्या बोल रहा हूँ, बैक बॉन्ड अटैक करना या परपेंडिकुलरली अटैक करना। तो परपेंडिकुलरली अगर आपसे बात करें तो इस तरह से वो आपके पास अटैक करेगा यहाँ पे, तो बीच में एक स्टेट आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, यहाँ आपके पास 1, यहाँ H, यहाँ H, इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कार्बोकैटायन डेवलप करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाएगा आपके पास, ये एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। यहाँ से आपके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ देखोगे तो इसका जाना होगा
Br, तो ही तो इसका आना होगा OH। बात समझ में आ गई? इस स्टेज को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट कह लीजिए चाहे ट्रांजिशन स्टेट कह लीजिए, बात एक ही है। फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला आपके पास? तो आप हो गए सर फाइनली प्रोडक्ट मिला आपके पास CH3, यहाँ OH और Br आपके पास बाहर निकल गया। तो इसको हम लोग पार्ट का नाम देंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जितना भी पार्ट तुमने हैलोजेन हैलोजेन में मिलेगा, जो बुक से आप टैली कर सकते हो, जहाँ भी आपके पास SN1 SN2 रिएक्शन दे रखे हो, वो सारे के सारे पार्ट आपको एज इट इज करने हैं, ठीक है, सारे के सारे पार्ट, क्योंकि उसी में इन्वर्जन आ जाएगा, उसी में रेसिमराइजेशन आ जाएगा। जो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ के आए थे, वही बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। हालांकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँगा तो 19 टाइप की रिएक्शन मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है, लगभग और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास अभी अल्कोहल लिया, मैं साइनाइड भी बना सकता हूँ, आइसोसाइनाइड भी बना सकता हूँ, ईथर भी बना सकता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास SN2 रिएक्शन क्या है। तो आपसे पूछा जाएगा SN2 की रिएक्टिविटी बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी तो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लीजिए आपके पास OH एक न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कह सकते थे सर OH एक बेस भी तो हो सकता है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है या बेस की तरह? तो उसी लिहाज पे पता लगा कि ये SN2 होगी या SN1। तो इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए, अगर आप इसमें आगे इसको एग्जांपल टैली करते हैं, सर आप इसको SN1 कह रहे हो या SN2 कह रहे हो, कैसे हमें पता लगा? जिसे मान लीजिए आपके पास क्या था, अभी तक हमने क्या लिया था, मान लीजिए ब्रोमो मिथेन लिया था, फिर आपने ले लिया ब्रोमो, इसको ब्रोमो कर लीजिए हैं, ब्रोमो इथेन, राइट, ये ब्रोमो इथेन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोमो इथेन हो गया। तो आपके पास क्या था, पहले मिथाइल ग्रुप था, फिर इथाइल हो गया। फिर अगर आगे बढ़े तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से, देखो इसको हटाओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन। अब हम लोग लेते हैं सर SN2 रिएक्शन की अगर बात करते हैं, सर SN2 है और SN2 में रिएक्टिविटी बताओ कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो हम चारों कैरेक्टर बनाए। तो आपके पास सबसे पहले मिथाइल है, ये मिथाइल था, यहाँ Br, फिर आपके पास ये इथाइल था, C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Br। फिर आपके पास अगर यहाँ ले तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, आप लोग ले सकते हो H यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर आप यहाँ लेते हो कि आपके पास क्या आ जाए, टर्सरी ब्यूटाइल। तो आपको पता है कि एक कार्बन पे अगर 3 ग्रुप अटैच होते हैं तो टर्सरी कहा जाता है, एक कार्बन पे अगर 2 ग्रुप अटैच हो गए तो आपके पास क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कहा जाएगा, और अगर अदरवाइज प्राइमरी। तो हमारे पास 2 केस किसके हैं, प्राइमरी के, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्सरी। ये जो कार्बोकेटाइन बना है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ बना है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। अब हमसे पूछे गया कि इसकी रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी, या बचेगा स्टेबिलिटी बताओ इसकी। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सबसे पहले रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है कि अगर हम चारों को रिएक्शन कराते हैं किसी से भी, किससे, लाइक किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो हमें क्या पता न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? तो हमने पीछे बताया कि भाई न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, परपेंडिकुलरली, कोई नहीं कहेगा, यानी बैक से अटैक करता है। जैसे बास्केट में बॉल डालते हैं, जो हम लोग बास्केट खेलते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, बॉल डालते हैं, तो बॉल कैसे डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। तो दैट इज परपेंडिकुलरली अटैक, राइट। तो परपेंडिकुलरली अटैक करेगा तो क्या होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ बढ़े तो कितने होंगे आपके पास, और बढ़ गए, यहाँ बढ़ गए तो और। देखो अब इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, एक केस को हम लोग बनाते हैं इस तरह से, क्या कि मान लीजिए ये केस को लव स्टोरी की तरह ले लेते हैं। तो लव स्टोरी तो सबने सुनी है आपके पास। तो लव स्टोरी में क्या होता है आपके पास, जब आप SN1 SN2 रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, तो हमने एक लिखा था, ये आपके पास H था, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ OH। तो ये आपके पास केस बन रहा था, यहाँ पर H,
यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ पर Br नेगेटिव आ गया। तो लव स्टोरी क्या कहती है, देखो ये था क्या, ये थी लड़की और ये लड़की का डैडी, राइट। ये थी लड़की, इस लड़की को इससे यानी कह सकते हैं लव था या प्रेम था, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, जो भी है हम लोग एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जनरल वर्ड है, इसका वैसे किसी डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पता है कि अब न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी है कि फ्रंट अटैक कर जाएगा। भाई यहाँ तो बापू खड़ा है, अब बापू खड़ा है तो फ्रंट अटैक कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, तो सिंपल सी बात है पीछे से करेगा। अब पीछे से भी कब करेगा, जब इसके जाने की पॉसिबिलिटी होगी तभी तो कर सकते हैं, जब भी तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। भाई आपने देखा था कि हमने जब इसको इस तरह से दिखाया कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ से ये जब जा रहा था तो ही तो ये पीछे से आ रहा था, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, राइट, क्लियर है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको पता है कि भाई ये था क्या था, भाई लड़की के पापा को पता लग गया कि भाई कोई ना कोई तो आता है, तो उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी तो क्या था, पहले एक कार्बन थे, फिर यहाँ पर देखो और चाचा ताऊ के लड़के और बुला लिए के खड़े कर दिए, क्योंकि उसको पता पीछे से अटैक करेगा। तो देखो रिएक्टिविटी के कंपैरिजन में आपके पास क्या होगी, अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आने वाले को देखिए, अब यहाँ पर अगर इतने लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो वो किस तरह से आएगा, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली तो कम होगी, बात समझ में आ गई, कंपैरेटिवली तो कम होगी। तो अगर आप रिएक्टिविटी लिखते हो तो प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन सेकेंडरी। कि हम यहाँ से अगर सेकेंडरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये भी खड़ा हो गया, ये भी आ 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 गया, अब किस तरह से आएगा, वो प्रोबेबिलिटी कम होगी, कम होती चली जा रही है। यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर आप देखते हो तो देखिए पूरा का पूरा मोहल्ला आके खड़ा हो गया, अब बेचारा कैसे होगा, कोई सन्नी देओल ही होगा जो यहाँ से आके इस पर अटैक करेगा, बस समझ में आ गई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देते हैं कि जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, बस समझ में आ गई। तो रिएक्टिविटी आपके पास प्राइमरी इज ग्रेटर देन, क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी, ये आपके पास मिलेगा। और अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो आपको पता है टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है। कि स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो तो आपको पता है स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टर्सरी की। और अगर आप रिएक्टिविटी की बात करते हो तो रिएक्टिविटी आपके पास किसकी ज़्यादा होगी, प्राइमरी की। तो कल को वो ऐसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन, आपको तो एग्जाम्पल दे देगा लाइक दिस एंड लाइक दिस, दे दिया और बोलेगा बताओ इसकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो आप देखोगे कि ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो ऑब्वियस सी बात रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, प्राइमरी की ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे, रिंग में भी मिलेंगे, विदाउट रिंग भी मिलेंगे, आपके पास बेंजाइल भी हो सकते हैं, अलाइल भी हो सकते हैं। तो जहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा वहाँ हम लोग इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, बस समझ में आ गया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो उसका एक पार्ट लिया है मैंने कि आपके पास क्या लिया है, आपके पास लिया है सिर्फ SN2 रिएक्शन। तो आप प्रोबेबिलिटी चेक करके चलोगे, भाई जितने भी हमारे पास SN2 के एग्जांपल आते हैं वो लोग हम लोग टैली करके चलेंगे, ताकि आइडिया हो जाए कि ऐसा कहीं हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ऐसा पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, कॉम्पिटिटिव आता है, बिल्कुल आता है। आइडिया आपको लगाना पड़ेगा कि सर स्टेरिक हिंड्रेंस लाइक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कब, जब आप बात करोगे SN2 रिएक्शन की। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, बस समझ में आ गई। तो आप सबसे पहले इनको टैली करोगे, रिएक्टिविटी मैंने बताया, ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताया, तो इन चीज़ों को आप जब तक टैली नहीं करके चलते तब तक ना आपको रिएक्टिविटी का पता लगेगा ना स्टेबिलिटी का पता लगेगा, राइट। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, जितने अच्छे से नोट करोगे उतना बढ़िया है। देखिए, ठीक है, ये कब कॉपी में नोट करके चलना, बहुत काम की चीज है ये। आगे चलते हैं। अगर यही बात किसके लिए हो जाए, SN1 के लिए हो जाए कि सर ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे। तो आपको क्या बताना है, एक तो आप सबको मेरे को ये बताना है इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में ऑर्डर कर दे, या सॉरी आप बस लिख दे कि SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा या SN1 का क्या होगा। मैं टैली कर रहा हूँ SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 क्या होगी, अगर आप बात करते हो SN1
तो SN1 में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि रिएक्टिविटी आपके पास किसकी होती है, टर्सरी की ज़्यादा। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास पूछ लिया, मेरे पास क्लोरोमीथेन है और सिर्फ मीथेन है, मेरे से पूछ रहे हैं इन दोनों में रिएक्टिविटी बताओ, तो मैं कहूँगा कि भाई जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा, जनरली होता भी यही है। अगर हम लोग लेते हैं कि आपके पास CH3 CH2 यहाँ Cl, यहाँ लेते हैं CH3 CH2 CH3 यहाँ Cl, यहाँ लेते हैं CH3 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 और Cl। तो आप सबको पता होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूँ। हमारे पास जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा, दिख रहा है, जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कब, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, SN1 रिएक्शन की। अगर मान लीजिए मेरे पास क्या दे दिया, मैंने दे दिया आपके पास टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मैं इसको किससे करा दूँ, किसी से भी करा दूँ, ठीक है, मान लीजिए एक्वस की वजह से ही करा दूँ, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, जनरली तो देखो ये एल्कीन बनाता है। जनरली अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, हम लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर CH3 C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर OH और KBr आपके बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्टिविटी किस पे बेस्ड है, ओनली आपके पास SN1 के बेस पे है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। किसके बेस पे है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, ठीक है। अगर पूछ ले तो, अगर मान लीजिए आपसे लिखा गया कि SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी लिखो, तो मैं लिखूंगा टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, स्टेबिलिटी प्राइमरी की देन सेकेंडरी देन टर्सरी, ये हम लोग लिख के चलेंगे। ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। कल को वही वाली बात आती है, किसी ने पूछा आपके पास ये ज़्यादा रिएक्टिव या ये ज़्यादा रिएक्टिव, क्या लिख दिया यहाँ पर, SN1 रिएक्शन लिख दी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट का। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, तो जब आप लोग रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन में ऑटोमेटिक आपको विजुलाइज हो जाएगा। हाँ, एक बात और, ये तो जनरली मैंने लिख दिया, पर आपके पास सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एल्कीन बना देता है। बात समझ में आ गई। कुछ केसेस हम लोग लेके चलेंगे तो वहाँ हम लोग दिखाएंगे भी आपके पास कि सर किस तरह से एल्कीन बनाएगा, किस तरह से नहीं। अभी तो फिलहाल इतना याद रखोगे, अगर कोई पूछ ले SN1 की रिएक्टिविटी तो टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, SN2 की रिएक्टिविटी प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो अगर आपके पास SN2 में पूछ रहा है तो वहाँ लिखेंगे स्टीरिक हिंडेंस का रीजन देंगे कि सर स्टीरिक हिंडेंस जितना ज़्यादा होगा इनकमिंग ग्लूकोफाइल को आने में उतनी ही दिक्कत होगी। और अगर आपसे कोई पूछ ले SN1 की बात हो रही है तो वहाँ देंगे इंडक्टिव इफेक्ट का कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। क्लियर है। तो ये दोनों डाटा आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं NCERT, प्रदीप, JRB, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, उनमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सबको टैली करोगे। हालांकि बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, पर जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, कंसेप्ट तो इतना ही है, जब क्वेश्चंस करते हैं तो कंसेप्ट और बढ़ जाते हैं और अच्छे से आने लग जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ दिख रहा है कि हाँ ऐसा होगा, आगे जाके कंसेप्ट और बढ़िया मिलने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी तो जर्नल है, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब की बात है। एग्जाम्पल तो इसी में अगर हम लोग चाहे तो 2 लेक्चर लगा सकते हैं, सिर्फ SN1 SN2 में ही इतने सारे एग्जाम्पल इसमें हम लोग टैली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो हायर क्लासेस के भी आ जाते हैं, हम लोग BSc के भी ले लेंगे, MSc के भी ले लेंगे, नेट के, गेट के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर टैली करने लग जाएंगे SN1 SN2 के। पर हम अभी फिलहाल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे को पता है, +2 में इतनी नीड है तो उतना ही हम लोग इसको टैली करके चलेंगे, राइट। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट था, तो किस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी रिएक्शन दिखा दूंगा एक चार्ट बना के, ताकि आपको पता लग जाए कि इस टाइप की रिएक्शन यहाँ यूज़ होती है। ठीक है, देखिए जिस चार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बोल सकते हो कि हाँ सर इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात कर रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चार्ट की, भाई और कौन कौन सी रिएक्शन से यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है कि RX है, अगर इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपने सबसे पहले एक्वस QH के साथ किया तो आपको पता है कि यहाँ पर ROH मिलेगा, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ यूज़ कर सकते हो सर किसके साथ, कहते हैं कि KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो दिस इज RCN, ये आपके पास मिल सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको यूज़ कर सकते हो सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ, R पॉजिटिव R नेगेटिव, ROR, ये यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारे को सारे पहले चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम इसको यूज़ कर सकते हो कि सर अगर हमें यूज़ करना हो सोडियम एस्टलाइड से, तो R यहाँ आपके पास क्या करोगे, 2 मोल्स ऑफ NaXR निकाल दोगे, 2 मोल्स ऑफ NaXR
X ये निकाल दोगे, राइट। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हो कि सर मेरे पास AgCN कर दो, इसमें ध्यान रखना 2 पार्ट आएंगे, तो ये आपके पास RNC बना देगा, आइसोसाइनाइड, दिस इज साइनाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। ये आपके चैप्टर में मिलेंगे, जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में यहाँ बताएंगे अभी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आनी है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ पे किससे करते हैं, सोडियम सल्फाइड से या एसिड से, तो NaX बाहर निकल जाएगा, RSH थायोल मिल जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर और भी कोई लेके चले तो अमोनोलाइसिस करा सकते हो, तो आपके पास RNS2 मिल जाएगा और आपके पास HX बाहर निकल जाएगा। बस समझ में आ गई। बहुत सारी रिएक्शन आनी है, ऐसा नहीं है इसके सिर्फ इसी को यूज़ कर सकते हैं। AgO2 का इस्तेमाल कर लो तो ROR इथर बन जाएगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, तो आपके पास AgX बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आनी है आगे चल के, तो मैं इसको भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए इसका रिडक्शन करना हो तो 2 मोल से, या वाटर से हाइड्रोलिसिस करना हो तो आप इसको 2 मोल से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। 1 मोल से करते हो तो आपको क्या मिल सकता है, तो आप कहोगे सर आपके पास अमाइड मिल जाएगा, RNS2 अमाइड, ठीक है, RNH2। डायरेक्ट करना हो इसको 1 मोल से फिर वर्दर, तो आपके पास ये मिल जाएगा। आप कहते हो कि सर मेरे को तो इसको 4 मोल से रिडक्शन करना हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास RCS2NS2। तो ये देखो ये पार्ट फिर अलग हो गया, फिर एडिशन रिएक्शन आने लगी, हाइड्रोलिसिस आने लग गया, वो अलग हो गया। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ तो ऐसे हमारे पास ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी हम लोग पढ़ेंगे उनके टाइप है कि भाई आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं, ताकि यूनिट में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो यूनिट में आप लोग इसको टैली कर सकते हो कि सर किस तरह से हम लोग चैप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो सिर्फ वहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप डायरेक्ट रिएक्शंस में आ जाएंगे, तो उन रिएक्शंस में आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं तो देखिए आगे क्या क्या मिलेगा। अब ये तो बात थी सिर्फ इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे थोड़े से बहुत मैकेनिज्म आ गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, कि सर अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात करें, खत्म करें, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या ले लेते हैं, मेरे पास कोई रिंग है, बेंजीन रिंग है। अब मैं इसको क्या करूँ, इसका हेलोजिनेशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया क्या, कि यहाँ पर अगर दिखाता हूँ तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ HCl बाहर निकल गया। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, भाई यहाँ तो स्पेशल आप क्लोरीन यूज़ कर रहे हो, हाँ इसके बारे में मैं जानता हूँ, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब मुझे यहाँ डिसाइड हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से वर्क कर रहा है। आज तक आपने सुना था कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से करते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ आपके पास। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप दिखाते हो कि सर जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन जो है ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है AlCl। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट होगा तो लॉन पेयर क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। जैसे ये एक्सेप्ट करता है तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, तो आप कहोगे हमारे पास मिलेगा AlCl4, ये आपके पास, तो एक पे आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक पे पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डेवलप हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सर हम किस तरह से इसको नेगेटिव करेंगे, सॉरी, और इसको पॉजिटिव करेंगे, क्लियर। अब क्या हुआ, अब जब हमारे पास ये था जो बेंजीन रिंग थी, इसमें हमने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र किया। जैसे ही यहाँ ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये एज इट इज़, इस पर पॉजिटिव, और यहाँ का H दिखा के इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, क्लियर है। इस पर यही दिखाता हूँ। फिर जो ये आपके पास AlCl4 नेगेटिव था और Cl पॉजिटिव था, तो आपको पता है कि लॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई कि सर यहाँ पर तो ये एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव, यहाँ H और यहाँ क्लोरीन दिखा दिया। अब रेजोनेंस क्या कहता है, रेजोनेंस कहता है कि जो आप इंटरमीडिएट बना रहे हो ना, इस पर रेजोनेंस लगाओ पूरे पे, ये H, ये Cl, यहाँ पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये वाला चार्ज कहाँ ट्रेवल करेगा, इस कार्बन पे, इसको एज इट इज रहने दो। फिर कहता है कि मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये कहाँ जाएगा,
तो आप कहोगे सर ये जाएगा आपके पास, यहाँ पे जाएगा, ये पॉजिटिव ये। तो कंक्लूजन क्या निकलता है तीनों के अकॉर्डिंग? कंक्लूजन निकलता है कि भाई साहब आप ऐसा करो कि ये जो चार्ज है ना, ये पूरे पे ट्रेवल करना है। ये एच रखो, ये यहाँ पर आपका Cl रखो, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो आप इस तरह से दिखा सकते हो कि ये इस तरह से डेवलप करना है। बस समझ में आ गई? क्लियर है? अब क्या हुआ, अगर इसी प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ क्रिएट करूँ कि भाई आपके पास किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हो। इस ऊपर कर देते थोड़ा सा, देखने में दिक्कत ना हो किसी को। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये वाला पार्ट सिमिलर कि सर मेरे पास प्रोबेबिलिटी थी ये, और आपने इसको यहाँ तक तो पहुँचा दिया था। अब जो ये कैटलिस्ट था ये वापस आया अपना रोल प्ले करने के लिए। आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर ये है, और इन दोनों में कौन है? इन तीनों में लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन है, कार्बन और क्लोरीन है। सबसे लो किसकी होगी? हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्लोरीन Cl और ये H क्या निकाल जाएंगे? HCl बाहर कर जाएंगे आपके, निकाल गए? क्या निकाल ले गए? HCl आपके पास बाहर ले गए। फिर क्या हुआ? फिर आप देख रहे हो कि आपके पास AlCl3, क्योंकि HCl बाहर निकलती, AlCl3 बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ना, जो बचा था, ये इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए वापस यहाँ आ जाता है। तो प्रोडक्ट के तौर पे मुझे क्या मिलता है? तो प्रोडक्ट के तौर पे मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन। यानी इस छोटी सी रिएक्शन का जो हम लोग यहाँ देख के चल रहे हैं कि ये वाली जो छोटी सी रिएक्शन है, यहाँ से इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो आपके पास स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, यहाँ से स्टेप थर्ड ले सकते हैं, ये थर्ड कर देते हैं और ये फोर्थ स्टेप कर देते हैं। इन 4 स्टेप में आपके पास क्या बताया गया? इसका मैकेनिज्म बताया गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, एक बार फिर देख सकते हो, मेरे पास एक रिएक्शन थी, बेंजीन का क्लोरीनेशन कराना था इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्राClCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्लोरोबेंजीन, और आपके पास HCl बना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगी। तो आपने क्या किया? सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट लिया, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल डेवलप किया। हमें नहीं पता था क्लोरीन में इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा या फ्री रेडिकल होगा। हमने उसको डेवलप किया। फिर आगे हमने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस किए। रिएक्शंस आप देख सकते हो, रेजोनेंस क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम क्या कह रहे हैं, फर्दर हम लोग जाके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या है इसमें। चलिए, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी बुक में है, सारी वन बाय वन कहीं ना कहीं आपको दे रखी है। तो हर बार ये यूज होगी। बस ये है कि याद कराने के लिए आपको बता दिया गया कि इस तरह से कोई रिएक्शन आए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इस तरह से आए न्यूक्लियोफिलिक होगी, इस तरह से आए तो फ्री रेडिकल होगी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट ले लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबको पता है कि फ्री रेडिकल के लिए आपने एक यूज़ किया था वर्ड हेल्पर, कि जहाँ हेल्पर आ जाए HCl जहाँ हेल्पर आ जाए वहाँ आपके पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। हेल्पर का मतलब आपसे था हीट का, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से था, L का मतलब लाइट से था, P का मतलब परऑक्साइड से था, R का मतलब रेडिकल से था, राइट? इनसे था। तो अगर मान लीजिए मैं आपके पास टैली करके चलूँ कि सर मेरे पास कोई भी जैसे एल्केन ले लिया और मैं इसको एक X हेलोजन से करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे क्या मिला? RX प्लस में HX बाहर निकल गया, राइट? दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लेके चलता हूँ कि मेरे पास मीथेन है और मैं इसका क्लोरीनेशन करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या मिला? CH3Cl और प्लस में HCl बाहर। तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट हमें कहाँ से मिल गया? यहाँ से मिल गया लाइट। अब ये लाइट है, ये रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे शक्ल देखने की जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही पता लग गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है। पर फ्री रेडिकल कैसे पता लगा? तो फ्री रेडिकल इस सनलाइट से पता लग गया। ठीक है, इन पांचों में कोई भी कैरेक्टर आ जाए, रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म देखते हैं। इनिशिएशन स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? तो क्लोरीन जो है वो आपके पास इस तरह से यहाँ पर इस प्रेजेंट होगा,
इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं इसको, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब हीट करते हो तो आपको पता है ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने भी क्रिएट कर लिया फ्री रेडिकल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आप मीथेन दिखा रहे थे ये इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट होता है और किसको एच देता है, इसको, तो CH3 फ्री रेडिकल क्रिएट होता है और HCl बाहर निकल जाता है। तो हो सकता है यहाँ CH3 मिलके इथेन भी बना दे, बस समझ में आ गई। ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ 2 मोल्स ऑफ CH3 होते और CH3 मिलके क्या बना देते, इथेन बना देते। ये एक प्रोबेबिलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो इस रिएक्शन को फिर आगे बढ़ाते हैं और फिर क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये फिर क्लोरीन जो है ये फ्री रेडिकल के साथ मिलकर आपके पास क्या बनाता है, यहाँ CH3Cl और प्लस में आपके पास, जैसे हम लोग कोई भी XYZ ले रहे चल रही है, ये ले लिया, तो यहाँ आपके पास Cl फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक सारे H ना निकल जाए। कि अगर हम लोग इसको बात करते हैं कि एंडसॉन तक इस तरह से चलता है तो लास्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट मिलता है ना यहाँ पे, वो क्या मिलता है, CCl4 मिलता है। क्या मिलता है, CCl4। यानी ये रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक सारे H आपके पास ना रिलीज हो जाए। दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप चाहे इसको इथेन में करो, चाहे आप इसको प्रोपेन में करो, चाहे आप इसको ब्यूटेन में करो, बस वहाँ थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाएगा कि सर जो हम लोग आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप दिखा रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे पड़ेगा, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। आपने 11th में पढ़ रखा है, आप इसको देख भी सकते हो, और 11th का तो है ये सारा पार्ट, ठीक है। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, भाई CH3Cl बन रहा है, फिर आपके पास CH2Cl2 बनेगा, फिर आपके पास क्लोरोफॉर्म बनेगा, फिर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप चाहे आप कहो कि सर हमारे पास क्या है कि मेरे को इसका CH4 के साथ इसका 2 मोल से क्लोरीनेशन कराए तो आपके पास क्या बनाते हैं, CH2Cl2 बना सकते हो। अगर इसको 3 मोल से कराए तो क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। अगर इसको 4 मोल से कराए तो क्या बना सकते हो, तो आप बना सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इसको आपको याद होगा, हमने इसको पायरीन कहा था, याद है ना, पायरीन। आग बुझाने में काम आता है, इसकी यूज में याद रख लेना। आग बुझाने में हमारे पास यूज होने वाला सबसे अच्छा मटेरियल है दैट इज पायरीन। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पायरीन का, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपके पास कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इनका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग याद भी रख सकते हो। रिएक्टिविटी के बेस की बात करें तो भी दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास इसको हटाते हैं और यदि आपके पास क्या ले लें, प्रोपेन ले लें। अब प्रोपेन का अगर आपके पास रिएक्शन दिखा दें कि मेरे पास एक प्रोपेन है सर, ये हमारे पास इस तरह से प्रोपेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3। अब आप इसको करा दो क्लोरीनेशन। अब यहाँ क्या है, सनलाइट तो रहेगी पर टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास 298 केल्विन लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे तो प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, या तो आपके पास मिलेगा क्या 1 क्लोरोप्रोपेन, या मिलेगा आपके पास क्या 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो सेकेंडरी ये मिलेगा और प्राइमरी मिलेगा। इसकी यील्ड होगी आपके पास 55%, इसकी यील्ड होगी आपके पास 45%। ये हम लोग टैली करके चलेंगे किस तरह से निकालते हैं। आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि भाई ये 55% कैसे बना, या ये वैसे जनरली हमें पता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। और ये बात हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि प्राइमरी आपके पास लेस स्टेबल था देन सेकेंडरी, तो वहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपके पास किसका है, ये डाटा है फ्री रेडिकल रिएक्शन का। फ्री रेडिकल भी किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आप एक पढ़ के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जितने भी पार्ट आपने देखे हैं फ्री रेडिकल के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो जहाँ भी आपको ये दिखते हैं वहाँ उसको नोट करिए, हेडिंग डालिए नोट करिए, हेडिंग डालिए नोट करिए, ताकि आपको रिएक्शंस याद हो जाए। रिएक्शंस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जितना लिखोगे उतना आएगा, जितना लिखोगे उतना आएगा, आप टैली कर सकते हो। चलिए अगर आप आगे चलते हैं कि सर ये तो चलो बात होगी इनकी, क्योंकि बीच बीच में जहाँ आते रहेंगे वहाँ डिस्कस करते रहेंगे आपसे कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये फ्री रेडिकल है,